Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी important news है उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से. So let's get started. And these are the list of the topic that I'll be discussing with you today. Today is 15th of August. So the first topic is evolving state of economy. This is again an important topic. The second topic is LSE disengagement. The third topic is India hail UAE-Israel pact. And the last topic is Supreme Court on the contempt tweets. That was there, right? So these four are some of the important article that has been reported in today's newspaper. And apart from this, we'll have some MCQs question and the explanation of yesterday question. तो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ MCQs के सवाल बताऊंगा और जो कल के क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स भी बताऊंगा, राइट? And we at Apti Plus wish all our aspirants to happy Independence Day. We are marking 74th Independence Day. So all the wishes, very good wishes to all the aspirants, and Jai Hind, Jai Bharat. Now let's get started with the topic. So the first is evolving state of the economy. This is written by Himanshu. He has written this article in the editorial page of the Indian Express. यहाँ पे बात की गई है किस तरह से पेंडेमिक, पॉवर्टी और फ्रीडम, ये तीनों को अगर इंट्रीकेट करके देखा जाए और बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले भी कुछ बातें की गई है. तो मैं एक एक चीज़ करके अब डिटेल में बताऊंगा. कुछ बैकग्राउंड को देखते हैं. तो बात करें जिस तरह से पुअर स्टेट ऑफ इकोनॉमी रही थी इंडिया की और आज़ादी से पहले और आज़ादी के जस्ट इमीडिएट बाद भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव थी वो ग्रोथ वॉज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव, राइट? कि पहले हमें ग्रोथ करना है और जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो पॉवर्टी एलिवेशन पे थी उस पर इतना जोर नहीं था, बिकॉज एट द टाइम वी वर मोर फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, राइट? उस समय होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात नहीं की थी, बट एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई थी, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ की बात की गई थी, राइट? उसी टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स आए थे दादा भाई नौरोजी के टाइम, उन्होंने प्रेजेंट किया था. एंड दिस इज द टाइम वेयर नो सर्वे वाज देयर. He on his calculation has presented the first estimate of the poverty. जो पॉवर्टी के बारे में, जो गरीबी है उसको लेकर के उन्होंने 1877 में एक पेपर, रिसर्च पेपर लिखा था जिसकी नाम थी पॉवर्टी इन इंडिया, और सब्सिक्वेंटली इसको बाद में पब्लिश किया गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली कंटेंट है, टॉपिक है, और जो ये बेसिकली आप जब अगर पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में तो ये चीज़ें स्पेक्ट्रम में या हिस्ट्री के बुक में आपको मिल जाएगी, और यूपीएससी अक्सर इससे सवाल भी पूछती है. तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी इन इंडिया रिसर्च पेपर लिखी थी जो कि पब्लिश हुई थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट? ये एक बुक है इन विच इट वॉज बीइंग पब्लिश्ड. दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं. उनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी तो उन्होंने बहुत चीज़ों को करीबी से देखा, और जो ब्रिटिश रूल की जो हमारी पॉवर्टी पे, जो लाइफ पे इम्पैक्ट हुई है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बुक में डिस्कशन किया, राइट? और जो स्पिरिट रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में भी, डीपीएसपी की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो स्पिरिट रिफ्लेक्टेड थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. लेकिन इस पे बात ये की गई है इस एडिटोरियल में कि उसकी जो स्पिरिट्स थी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, वो अभी भी बहुत हद तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है इंडिया में, राइट? सो दिस इज अगेन वन ऑफ द चैलेंज एंड कंसर्न विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ना बात करें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जहाँ तक सोचा, डिसाइड किया कि इंडिया को फ्री करना है और ये इंश्योर करना है किन किन चीज़ों में. फर्स्ट इज टू फ्रीडम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन. दिस हैज़ टू बी इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. सेकेंड जो इंश्योर करनी थी वो थी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. बेसिकली जितनी भी हायरार्की, सारे कैटेगरी के लोग हैं, सारे जगह से पॉवर्टी हटे, इनइक्वालिटी हटे. एंड नॉट जस्ट अ मनी मेट्रिक टर्म्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में भी एम्पावरमेंट करने की बात की गई थी. सो दिस वॉज ड्राफ्टेड ड्यूरिंग द 1947 टाइम. पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से भी सारी चीज़ें कोशिश की जा रही है. राजीव गांधी के बाद के टाइम से बहुत सारे जो IITs है या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ों का रखा था. तो एजुकेशन को ऑगमेंट करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट एंड न्यूट्रिशन. So these were something the constitution maker has taken into their conscious mind before framing the constitution of free India, right? जो फ्री इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको ध्यान में रख के ये सारी बातों को ध्यान में रख के बनाने की कोशिश की गई थी. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर बात करें, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है
दे हैव हार्डली फाउंड द रेलेवेंस इन द इकोनॉमिक मेकिंग पॉलिसी। जो हमारी आज की जो इकोनॉमी मेकिंग पॉलिसी है, जो बजट है खास करके जो पेश की जाती है, जिसमें सारे स्कीम के लिए बजट एलोकेट होती है, वहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो कोर मोटो है, जो स्पिरिट है, वो कहीं ना कहीं गिरता दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं बेसिकली एक इस तरह से है कि उसके जो कोर एसेंस है उसको लिया नहीं जा रहा, राइट। वो कहीं ना कहीं ट्रांसलूसेंट होता चल रहा है। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जिस तरह से अगर बात करें इवॉल्विंग हुई है इकोनॉमी, तो आज की डेट में जो हमारी एवरेज पर कैपिटा इनकम इंडियन की थी, उसमें 7.5 टाइम्स तक का ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया फ्रॉम द 1950s। और ये बेसिकली इतने टाइम में तो देखी भी जानी चाहिए, जहाँ पे वी आर स्टैंडिंग ऑन द 73rd, ऑलमोस्ट 73 हमने क्रॉस कर लिया, 74th पे आ चुके हैं। सो इस टाइम पे 7.5% की हमें पर कैपिटा इनकम पे ग्रोथ है। एंड इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो कि बहुत पोस्ट लिबरलाइजेशन से पहले या ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो 3.4% हुआ करती थी। नाउ द ग्रोथ रेट वॉज 7.4% अंटिल द कोविड-19 से पहले की अगर बात करें तो 6.7 6.8 जो लास्ट जो ग्रोथ रेट देखी गई थी जीडीपी की, वो यही थी, राइट। तो क्लोज टू 7%। बट अब जो एंटिसिपेशन है कि आने वाले कुछ 2-3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक, इट वुड बी समवेयर क्लोज टू 4% ओनली, 4 to 5%। इट बहुत हद तक डिटोरेट करेगी बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो यहाँ पे सिर्फ बताई गई है कोविड से पहले जो एक सिचुएशन थी, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो की है, उसके बारे में। नाउ द एक्सलरेशन इन द ग्रोथ आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई, जहाँ पे बैंकिंग को नेशनलाइज किया गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए आईटी सेक्टर में, चाहे वो एफडीआई की बात हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो, बहुत सारी चीज़ों को अलाउ की गई। एंड इट हैज़ एकम्पनीड द इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, जो इनइक्वालिटी थी इसको कम करने में। इवन द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन द एसेट्स एंड इनकम वॉज एट द हाइएस्ट। तो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन हुई, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारी चीज़ों में हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पर कैपिटा इनकम है, दैट हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड, राइट। तो ये प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी है। ना पॉवर्टी रिडक्शन की अगर बात करें तो एक्सपीरियंसेस ये कहती है कि जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो काफ़ी मिक्स्ड रही है। नीदर द पॉवर्टी हैड बीन रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंट एरेना। अभी भी अगर बात करें अगर अनएम्प्लॉयमेंट की, तो 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी देखने को मिला है। और पॉवर्टी भी बहुत हद तक हमने एलिमिनेट नहीं किया है पूरे तरीके से। डिस्पैरिटी काफ़ी हाई है इंडिया में। और जो लास्ट ऑफिशियल एस्टिमेट है पॉवर्टी कोरस्पॉन्डिंग की 2011-12 की बात करूँ, तो वहाँ पे विच हैज़ 22% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, राइट, सजेस्टिंग अ शार्प रिडक्शन इन द फ्रॉम 2004 to 2005। अगर हम पीछे के कुछ एस्टिमेशंस लें, जैसे मैं आपको 10 साल पहले की अगर बात बताऊं, 20 साल पहले की बात बताऊं, तो उस समय से हमें इम्प्रूवमेंट हुई है। बट जिस तरह से इम्प्रूव होनी चाहिए, जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं वो पूरी नहीं हो पाई है। बट अगेन सर्टेनली पॉजिटिव नोट ये है कि हमने इम्प्रूव किया है, राइट। गवर्नमेंट स्कीम, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स बताए गए हैं जिनका कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा पॉवर्टी कम करने में। तो उसमें सबसे पहले आती है मनरेगा, उसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ मिशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोग्राम। ये कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स है, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिन्होंने हेल्प किया अल्टीमेटली जो पॉवर्टी एलिवेट करने में। कैपेबिलिटी ऑन इश्यूज थ्रू द राइट बेस्ड अप्रोच, एक राइट बेस्ड अप्रोच रखी गई सरकार की तरफ से, जहाँ पे ये कोशिश की गई गरीबों का उन्मूलन किया जाए, उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लाइफ को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको दिया जाए, और एक सिक्योरिटी ऑफ बेसिकली जॉब और अमाउंट, एक मनी जो उनको मिलनी चाहिए मनरेगा के थ्रू जैसे लोगों को दी जाती है। सो अगेन दिस इज समथिंग विच हैज़ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन टर्म्स ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये कुछ पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर के बातें थी। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, एलएसी डिसएंगेजमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको लेकर के बात एक चीज़, काफ़ी टाइम से 2 महीने हो गए हैं इसको बात होते होते, बट अगेन कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं आ पाया है। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में आपका ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं चाइना में, उन्होंने वहाँ पे बात की है चाइना मिलिट्री कमीशन से, देखिए बीजिंग में हुई है बातें, और ये बात
पे जो बेसिकली ये जो मोटो था इसका कि किस तरह से जो डिसंगेजमेंट प्रोसेस है उसको और जल्दी किया जाए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में क्या सर्दियाँ आएंगी लद्दाख में, एंड ड्यूरिंग दिस विंटर इट बिकम वेरी टफ फॉर द पीपल टू स्टे देयर, राइट। विंटर में अभी वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में, राइट, -5 और -2 है, तो उस टाइम पे विंटर में इट गोज टू -50 टू -80, राइट। तो इसमें सस्टेन करना इट्स वेरी टफ। सो जो CMMC है बेसिकली जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है चाइना की, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस। पूरी चाइना की जितनी आर्मी आर्म फोर्सेस है, सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल मिलिट्री कॉपरेशन है, ऑफिस ऑफ द इंटर मिलिट्री कॉपरेशन, जिसके 15 डिपार्टमेंट है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल इंगेजमेंट। और जो CMC है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है चाइना की, उसको हेड करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, राइट, जो अभी वहाँ पे प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है। बात करें जो भी एक्शंस ली जा रही है, पीपल लिबरेशन आर्मी, दिस इज़ अगेन चाइनीज़ आर्मी, उनके जो डिमांड है वो इंडिया से मेल नहीं खा रहे हैं, बिकॉज वी वांट कि वो डिसंगेज करे, पीछे जाएं, अपने जो हमारे बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ी, शुड कंटिन्यू स्टे इन देयर पोजीशन। और जो PLA है दैट हैज़ रिमेन द प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द LAC अक्रॉस द नॉर्थ बैंक ऑफ द पोंगोंग लेक। तो जो पोंगोंग लेक के जो एरिया है उनका प्रेजेंस अभी भी वहाँ देखा गया, द नॉट असाइडिंग सेट असाइडिंग, राइट, वो पीछे नहीं जा रहे। तो 5 राउंड ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हो चुकी है हमारी कमांडर्स लेवल पे, और जो सिचुएशन है दीप सैंग में वहाँ पे भी मिलिट्री लेवल जो मेजर जनरल लेवल की टॉक 8 अगस्त को हुई थी। बट जो MEA की जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, वहाँ के जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज की गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, इंडिया की तरफ से, they have cited कि both have agreed for the broad principle of disengagement and based on the some program has been earlier made। तो जो पुरानी बातें थी उसको लेकर के ही बेसिकली थोड़ी क्लैरिटी लेने की बातें की गई है, क्योंकि अभी एक ऑफिशियल बेसिकली आया था स्टेटमेंट जो आपने सुना भी होगा। इंडिया ने कहा कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिसएंगेज फ्रॉम दैट LAC रीजन। तो लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है वी डोंट नो, बट एज एन एस्पिरेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज यू हैव टू सीक फॉर द पॉजिटिवनेस, ठीक है। आपको अपने आंसर्स में बहुत ही न्यूट्रलिटी बरतनी है। वी आर नॉट मीडिया पर्सन जहाँ पे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो यू हैव टू टेक अ वेरी पॉजिटिव नोट, अ न्यूट्रल अप्रोच कि ठीक है इंडिया इज़ डूइंग देयर और बेस्ट पॉसिबल। बहुत वेरियस लेवल पे टॉक्स की गई हैं और इस टॉक का जो इम्पैक्ट ये होगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इट वुड बी डिसएंगेजिंग, राइट। Now coming to the India hail from UAE-Israel pact, this is also important news from your general studies paper 2, और prelims में भी इस तरह के सवाल important हो सकते हैं। इंडिया ने वेलकम किया है नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस की गई है इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात्स के बीच में, दैट कॉल फॉर बोथ द स्ट्रैटेजिक पार्टनर। इंडिया के लिए ये दोनों कंट्री स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे क्रूड ऑयल की बात हो, चाहे इजराइल से अगर बात करें आर्म्स एम्यूनिशंस की, डिफेंस एक्विजिशंस की, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स की, गन्स की, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट करते हैं इजराइल से, राइट। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बातें की गई हैं कि दे कॉल फॉर द, उन्होंने वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर उनको कॉल करके ये समझाया कि दे नीड टू इस्टेब्लिश द फुल टाइज विद द इजराइल, एंड UAE हैव बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री, ये पहला गल्फ कंट्री बना है जो कि इस तरह की इंगेजमेंट किया है, एंड द थर्ड इन द अरब कंट्री आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन। तो इजिप्ट और जॉर्डन के बाद UAE हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री दैट हैज़ इंगेज विद द इजराइल, और पीस प्रोसेस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई है उस रीजन में। While the announcement was agreed that has been welcomed by India, इंडिया ने इस चीज़ को बहुत स्वागत किया है इस डिसीजन का, एंड इट विल वेलकम द कंटिन्यूइंग टू वर्क टू द बैलेंस इन द वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स। देखो वेस्ट एशिया का जो पॉलिटिक्स है इंडिया के लिए अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस रीजन में स्टेबिलिटी इंडिया की इकोनॉमी में और सारी चीज़ों में बहुत हद तक हेल्प करती है, राइट। तो हमारे को ये देखना होगा कि वी शुड मेक ऑल द गुड एफर्ट्स कि जो वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स है, जो वेस्ट एशियन रीजन है, वहाँ पे प्रॉपर स्टेबिलिटी बनी रहे। एंड दिस एरिया इज़ मोस्टली प्रोन टू द अदर अटैक्स बिटवीन द सिविल वॉर, और ये सारी चीज़ें इस जगह पे काफ़ी होती रहती है। लेबनान में भी आपने देखा जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ कंसर्न फॉर कंट्री लाइक इंडिया। उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड की बात करें तो अब्राहम अकॉर्ड इज अ ट्राइलैटरल एग्रीमेंट दैट वाज साइंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि कमिट करती है इजराइल को टू सस्पेंड ऑल इट्स प्लान ऑफ एनेक्शंस बिटवीन द फ़लस्तीन मेजॉरिटी एरियाज। तो ये अकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जाएंगे। एंड इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड द पीस
स्टेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट इन द वेस्ट एशिया। तो इंडिया की जो कोर एसेंस है, जो इंडिया की जो रोड मैप रही है, जो स्ट्रैटेजी रही है, वो यही रही है कि वहाँ पे पीस बना रहे, स्टेबिलिटी शुड बी इंश्योर्ड एंड द एंटायर रीजन ऑफ द वेस्ट एशिया शुड बी कम्प्लीटली एंड होलिस्टिकली डेवलप्ड, राइट। नाउ कॉल फॉर टॉक्स की बात करके इंडिया ने कहा कि इट वुड कंटिन्यू टू पुश फॉर अ 2-state सॉल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएटेड सेटलमेंट बिटवीन द इजराइल एंड फलस्तीन। सो ये दोनों रीजन भी काफ़ी डिस्टर्ब रही थी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले। तो अब इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई है और ये जो स्टेबिलिटी आएगी पूरे वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छी होगी। Now the other topic, that is सुप्रीम कोर्ट ऑन द कंटेम्प्ट ट्वीट्स। प्रशांत भूषण साहब के बारे में बातें की गई है। जैसे मिस्टर भूषण ने ट्वीट किया था कुछ सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनके बारे में, तो दैट हैज़ बीन टेकन इनटू द कंटेम्प्ट एंड ही हैज़ बीन फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ इट और उनको कन्विक्ट किया गया है कंटेम्प्ट के केसेस में, राइट। तो दिस अगेन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2 और प्रीलिम्स में कंटेम्प्ट पे तो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड किया कि जो सिविल राइट लॉयर हैं प्रशांत भूषण, ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट बाय स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, कि जो कोर्ट की जो गरिमा है उसको कम करके, और उन्होंने इस तरह से जो ट्वीट किया वो कहीं ना कहीं कोर्ट की गरिमा को कम करती है। जुडिशरी के बारे में ये कहा जाता है कि जुडिशरी एक सेंट्रल पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी की, जिसके बिना सारी चीज़ों का जो बैलेंस काफ़ी मुश्किल हो सकता है इंडिया में। Now, अगर जजमेंट की बात करें तो द जजमेंट एम्फेसाइज दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश एंड प्रिजर्व द डिग्निटी। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो एक सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, उसके बारे में अगर मैं कुछ बात की जाती है तो जो भी इंडिविजुअल है उसको पनिश करने की पूरी हक है, सुप्रीम कोर्ट को पूरा पावर दिया जाता है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के डिग्निटी को मेंटेन करे, राइट। उसके बाद जो जजमेंट ने नोट किया, सुप्रीम कोर्ट इज़ अ ईपीटोम इन द इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एक ईपीटोम है और इसके जो गरिमा है उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को की जानी चाहिए, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ का कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ऐसी ट्वीट होती है फ्यूचर में तो उसको वो बहुत ही सीरियसली लेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है 1971 का, वो पनिश करता है लोगों को, बेसिकली अगर कोई ऐसे जो कोर्ट की कंटेम्प्ट करते हैं, विद 6 मंथ और द फाइन ऑफ 2000 रुपीज़ और बोथ। तो ये तो बेसिकली जो CRPC IPC में जो चीज़ें मैंशनड है। नो व्हाट कुड कोर्ट हैव नोटेड ऑन द ट्वीट, कोर्ट का क्या कहना था। तो कोर्ट ने कहा कि जो मिस्टर भूषण की जो ट्वीट आई थी, जिन्होंने कहा था कि CGI इज एंजॉइंग ऑन द राइड ऑफ अ मोटर बाइक, ये मैं आपको पूरा ट्वीट बता रहा हूँ सो दैट यू गेट द क्लैरिटी। वो 50 लाख के रुपीज़ के आसपास उन्होंने बताया कि बीजेपी लीडर की बाइक थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उस बाइक राइड ले रहे हैं और वो लॉकडाउन के टाइम में जो सिटीजन की जो फंडामेंटल राइट है, एक्सेस टू जस्टिस है, उसको नहीं ध्यान देते हुए अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, राइट। सो दैट वाज समथिंग वेरी पर्सनल इम्प्रिंजमेंट, एक बहुत ही व्यक्तिगत वार किया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट, आई पर्सनली फील नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। इस तरह की हर आदमी का एक पर्सनल लाइफ एंड दैट शुड बी केप्ट असाइड, राइट। द कोर्ट हैज़ ट्वीटेड कि इस तरह के जो वाइल्ड एलिगेशंस लगाए गए हैं, डिस्टॉर्टेड फैक्ट, क्योंकि जो भूषण है, मिस्टर भूषण ने किसी तरह से कोई फैक्ट्स नहीं दिए, कुछ बातें नहीं की, बस ही इज ट्वीटेड, ही इज़ नॉट सपोर्टेड हिज आर्ग्यूमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स है एंड द ट्वीट्स हैड एफर्ट्स ऑन अटेम्प्टिंग एंड डिस्टेबलाइजिंग द इंडियन डेमोक्रेसी। जो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। इफ़ यू वुड हैव टॉकिंग अबाउट एज एन इंडिविजुअल एंड दैट इंडिविजुअल इज हेल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वो एक इंडिविजुअल एक्स CGI नहीं है या कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ही इज़ हेल्डिंग, ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को हैंडल कर रहे हैं। सो सच मेलाइज शुड बी डेल्ट विद द आयरन हैंड इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का अपने जजमेंट में। तो बेंच ने फिक्स किया है, अभी उनकी जो जजमेंट आनी है वो 20 अगस्त को आएगी, बाकी उनको अभी इस तरह से देखते हुए कंटेम्प्ट में कन्विक्ट किया गया है। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस कुछ रिमार्क्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं, दिस इज देयर इन द न्यूज़पेपर। तो जो RM लोढ़ा साहब हैं, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस जो लिए हैं उसमें थोड़ी जल्दीबाजी दिखाई है। अभी इतनी जल्दीबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में जब नॉर्मल फिजिकल कोर्ट फंक्शन होती थी
उस टाइम पे भी एक्शंस लिए जा सकते थे, इतने इमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसको रिज्यूम किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें फिजिकल हियरिंग के बाद भी देखी जा सकती थी, राइट। सो दिस इज समथिंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं इस केस को लेकर के उनका क्या ओपिनियन है, राइट। अब गूगल में पढ़ेंगे, काफ़ी सारी ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे, वेरियस अदर पीपल दे हैव ट्वीटेड। तो दिस इज समथिंग विच विल गो अनदर कोर्स ऑफ एक्शन। देखते हैं जब 20 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी उसमें क्या बातें उभर के आती है, राइट। और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया अपने टेलीग्राम चैनल पे। हर सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाएगी और अपने आंसर में 6 PM तक भेज सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर लें जहाँ पे मैंने इसकी ज़्यादा जानकारी दी हुई है। और बढ़ते हैं अपने कल के जो आंसर्स हैं उसके करेक्ट ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन की तरफ। So the first question, yeah, the correct option is A, that the statement 1 is correct, that the place of origin of the Himalaya river is perennial, that is it receive water from the glacier और जो रेनफॉल है, एंड पेनिसुलर रिवर आर सीजनल डिपेंडेंट ऑन द मानसून रिवर, मानसून रेनफॉल पे डिपेंड करती है। सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दैट द कैचमेंट एरिया ऑफ हिमालय रिवर इज वेरी लार्ज बेसिन वेयर इज पेनिसुलर रिवर हैव द रिलेटिवली स्मॉल रिवर बेसिन्स, राइट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आप NCERT ज्योग्राफी क्लास 11 में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी है ए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI जिसको कहते हैं is the indicator of economic health of the manufacturing and the services sector, and the purpose of the PMI is to provide the information about the current business condition for any company decision maker, analyst, purchasing managers. जो second statement थी उसकी वो incorrect है, that the purchasing manager index data from India is published by the Japanese firm Nikkei but is compiled and constructed by the मार्केट इकोनॉमी, US की फर्म है। जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है और जो सर्विस PMI इस पर बेस्ड बाय दीज ऑफ टू। इसका जो रेफरेंस है वो मैंने बिंडी स्टैंडर्ड और द हिंदू से लिया है। और बढ़ते हैं अपने आज के MCQs के तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स क्वेश्चन। तो जो पहला सवाल है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, क्योंकि UPSC अक्सर 2 से 3 सवाल, 2 से 4 सवाल आप समझ लो कि साइंस एंड टेक से पूछती है हर साल। So with reference to hyperspectral images satellite, consider the following statement. It was launched by the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV, and the primary goal of the list is to study the surface of the visible near infrared shortwave regions in the electromagnetic spectrum. So this is a very important question, a very possible question that can be asked in the examination. So what you have to do, you have to choose the correct option A, B, C, D and write your answer in the comments down below. Coming to the second question of the modern history, there are the 2 separate statements which you have to consider. So the first statement is Wood Dispatch on the education laid great stress on the need for the female education, and the second is the Christian missionary were the first to set up in the Calcutta for the female juvenile society. So there are 2 separate statement which has been given. If you have read the complete book of Spectrum Modern India or NCERT, it would be very easy for you to answer this question. So get through the statement, choose the correct option A, B, C, D and write your answer in the comments down below, right? And if you have not subscribed our channel, do subscribe it for more informative videos, and do not forget to like this video, right? And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.